अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, जब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और अगर मॉड ए इज इक्वल जीरो होगा तो ये हमारे पास क्या है, मॉड ए इज इक्वल जीरो आ गया। अब हमको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कैसे ये मिलेगा हमको। तो इनके कोफैक्टर से बना ये मैट्रिक्स, ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज तब हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे नए टॉपिक हो गए और आज के इस लेक्चर में इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये देखो यहाँ पर जितने मैट्रिक्स की बात करेंगे वो सारे कौन से होने वाले हैं, वो अब सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, है ना। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका क्या हो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। मतलब अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, अभी देखो ये सिंगुलर कब होगा, जब इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कब होगा ये, जब मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मॉड ए इज इक्वल जीरो होगा तब ये क्या होगा, तब ये होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। मॉड ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये जीरो होता है तो ये क्या होगा, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये जीरो नहीं है इसका मतलब क्या, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है इसका मतलब वो क्या है, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ इतना है। अगर एक छोटी सी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए 4 5 2 और -1, ठीक है, और कहा जाए ये एक मैट्रिक्स है और पूछा जाए क्या ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में से क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका मॉड ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब क्या है, मॉड ए फाइंड करना। मॉड ए फाइंड कैसे किया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस का 14, है ना। तो क्या ये जीरो है, ये जीरो नहीं है, इसका मतलब मॉड ए, यहाँ पर क्या लिखोगे, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब ये होगा इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो आता तो इसका मतलब क्या होता कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसका छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, ठीक। और कहा जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमको इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है जो इसमें दिया गया है ना। तो हमको पता है कि अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो देखोगे कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन मॉड ए इज इक्वल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब मॉड ए इज इक्वल जीरो का मतलब क्या है, इसका मॉड, है ना, इसका मॉड मतलब इसका मैट्रिक्स x प्लस 1 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास -3 x प्लस 2 और 1, और यहाँ पर हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल जीरो आ जाएगा, है ना। और इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉड ए इज इक्वल जीरो आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से इतना सब हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको एक्सपेंड करेंगे, मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, इसकी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं ना।
तो अब क्या करेंगे, इसको इसकी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 1, और जब x प्लस 1 लोगे तो यहाँ पर इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बचेगा, ये सब बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 1 और 2 और x माइनस 6। ठीक है, अब पहला एलिमेंट हो गया, अब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो ये a12 है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पर माइनस लगाओगे, फिर इस एलिमेंट को लिखोगे, है ना। अब यहाँ से इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, यानी कि ये और ये हाइड हो गए, क्या बचा 5 4 2 और x माइनस 6। ठीक है, माइनस 5 4 और 2 और x माइनस 6, ये हमारे पास बचेगा। ठीक, अब थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पर, तो प्लस 4 हो गया, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, ये सब बच रहा है, माइनस 5 4 x प्लस 2 और 1, माइनस का 5 4 x प्लस 2 और 1 इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके वहां पे लिख लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब इसको सॉल्व करके x के जो वैल्यू आएंगे वही हमारे आंसर है। यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 है, यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 3 आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, पहले इसका करा दो, जब इसका कराओगे तो माइनस का 5x और प्लस का 30, और जब इसका यहाँ से कराओगे तो माइनस का 8। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब यहाँ लास्ट में आओ, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है ये 4, और यहाँ पर आ जाओ माइनस 5 हो गया, और जब माइनस इसका मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 8 इज इक्वल 0। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास ये पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 माइनस 2, ये हो गया। इसमें अंदर 3 का मल्टीप्लाई करा दो, सबसे पहले तो ये माइनस 5x है, तो ये माइनस का 5x क्या हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा। 30 माइनस 8, यहाँ पर क्या होगा 22 का इसमें करा दोगे तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 4x है और 13 है ये, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 16x आ जाएगा, और यहाँ पर 13 से करा दोगे 52 आ जाएगा, माइनस का 52। ठीक है, इज इक्वल 0 आ गया ये, है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, इस x का और इस 1 का भी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस 1 ये है हमारे पास, इसको सही से लिख लो जरा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये क्या हो गया माइनस का 14 हो गया, है ना। इसको सॉल्व कर लो जरा, ये क्या हो गया 15 और 16 31 हो गया, माइनस का 31x, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 66 और 52, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा प्लस का 14 इज इक्वल 0 आया, है ना। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करा दो जरा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें कराओगे तो माइनस का 14x, फिर इस 1 का करा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 14, और यहाँ पर क्या है माइनस का 31x प्लस का 14। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद हमारे पास ये आया। ओके, अब क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या है, देखो एक्स क्यूब लिखा रहने दो, ये माइनस का 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस 14x है, ये माइनस 4x है, ये माइनस का 31x है, तीनों को ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 4 और 31, ये 35 हो गया, 35 45 49, तो माइनस का 49x ये हो गया। ठीक, अब अपने पास क्या बच रहा है, ये प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। अब क्या करोगे, इस पूरे में से x कॉमन कर लो, जब x कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 49 इज इक्वल 0, है ना। तो एक बार x इज इक्वल 0 करोगे, एक बार इस इक्वेशन के इक्वल में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल 0, एक आंसर तो यहाँ से ये आ गया, दूसरा यहाँ से आएगा, दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 49 इज इक्वल 0, ऐसे करने पे आएगा दूसरा, है ना। दूसरी द्विघाचार्य रूल जानते हो आप लोग, उसी से निकालेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 49 अपॉन 2a, है ना। इस तरीके से त्रिज्याचार रूल लगाते हैं जो आप लोगों को आता होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसमें मल्टीप्लाई करा लो जरा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 का 9 में करा 36, 4 4 16 और 3 19, ये हो गया अपॉन में आ गया 2। सॉल्व करो जरा इसको तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस इन दोनों को जरा ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 205, है ना। तो ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया रूट के अंदर 205/2, ठीक। तो x का एक वैल्यू निकला 0 और दूसरा है ये, है ना। तो इस मैट्रिक्स में हमने जो सॉल्व किया उसमें x के वैल्यू निकालने थे, जिसमें से हमारे पास एक x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, एक x इज इक्वल 0 आ गया, और दूसरा अपने पास क्या है, x इज इक्वल ये 3 प्लस माइनस रूट 205/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कभी भी उस तरीके से नहीं आएगा कि इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके 0 ला दो तो बता दो हाँ ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ही लिख करके आएगा कि अगर इस ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन इसमें जो x दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पर कोई भी दूसरा वेरिएबल हो सकता है, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाएगा और बताया जाएगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको करना है और इस तरीके से सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक। अभी हमने क्या किया, सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताया है और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बताया है आपको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे कुछ बहुत, जिससे आप लोग क्या हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का टॉपिक इतना ही है और यहाँ से ही खत्म है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का टॉपिक यहाँ से फिनिश, यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट इसका खत्म होता है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको ध्यान से देखना। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को जानने के लिए आपको एक चीज का जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, वो है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, आपको वो अगर पता होगा तो आप एडजॉइंट से फाइंड कर लोगे, ठीक है। एडजॉइंट का मतलब है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड होगा। तो देखो पहले क्या करते हैं, हम आपको कोफैक्टर फाइंड करना बता देते हैं, ठीक। अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड है केवल समझने के लिए आपके, ठीक। ये जो एलिमेंट 4 है, ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है ना। और ये एलिमेंट कौन सा है, A12 है। ये क्या है, A13 है। और ये क्या है, ये A21 है और A22 है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब हमको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो करेंगे क्या, यह A11 है तो जाहिर सी बात है जब A11 फाइंड करोगे तो इसके सामने प्लस का साइन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, और 2 एक क्या है, 2 एक इवन नंबर है ना। तो इसके सामने की ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हाइड करो, क्या बच रहा है, 1, तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। अब A12 के लिए जब फाइंड करोगे, जब A12 के लिए कोफैक्टर फाइंड करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगा लोगे। माइनस क्यों, क्योंकि बता चुके हैं जब एक्सपेंशन कर रहे थे हम लोग मैट्रिक्स का, तो उसमें इसका रीजन बताया था, ठीक है। अब क्या करोगे, जब इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करो तो यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से लाइन खींचो, ये बचेगा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कोफैक्टर ऑफ A12। अब जब इसके लिए फाइंड करोगे A21 के लिए तब क्या करोगे, तब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 21 ये क्या बनाएगा, एक ऑड नंबर बना देगा, है ना। तो यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से क्रॉस करो, क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ये आ जाएगा A21 का कोफैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं A22 की, तो ये क्या है, ये एक जनरेट करेगा, एक इन दोनों का सम एक इवन नंबर होगा तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। जब यहाँ से क्रॉस करोगे तो ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। तो ये सारे क्या है, A11, A12, A21, A22 के कोफैक्टर है। तो इनको A से नहीं लिखेंगे, इनको लिखेंगे C11, C12 और C21, C22। यहाँ पर C11 ये C क्यों लिखा गया है, C का मतलब है कि इस एलिमेंट के कोफैक्टर है। A11 क्या है, ये एलिमेंट है, और C11 क्या है, A11 का कोफैक्टर है, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक छोटे से मैट्रिक्स आपको बताया है कि यहाँ पर कोफैक्टर
कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब एक बड़ा सा मैट्रिक्स लेंगे। ठीक, हमने भी आपको क्या बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ोगे या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ोगे, दोनों में हमको पढ़ना क्या है, दोनों में ही हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे और उसकी कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तब हमको पता चलेगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बता देते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कैसे ये मिलेगा हमको, है ना। ये तो कोफैक्टर का एक छोटा सा एग्जांपल था जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं एडजॉइंट के ऊपर, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर हो या फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका जो बेसिक फॉर्म है हम वो ले लेते हैं, A11 A12 A13, है ना। ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक फॉर्म है और ये हमारे पास 3 ऑर्डर का एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो क्या होता है, वो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को मिला करके जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, देखो करना क्या, कैसे क्या, इस मैट्रिक्स के जब कोफैक्टर हम फाइंड कर लेंगे, जब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, A11 का कोफैक्टर आएगा C11, A22 का आएगा C12, इसका आएगा C13, इसका निकालोगे C21, C22 और C23। कोफैक्टर निकालना भी बताएंगे, जैसे अभी बताया वैसे इनके भी निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो C31, C32 और C33, तो इनके कोफैक्टर से बना ये मैट्रिक्स। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज तो पता है ना इसके पहले लेक्चर में, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तब हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ऐसे, कैसे, एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका सिंबल है एडजॉइंट ऑफ ए और इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, C11 C12 C13, इसका जो ये रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये वाला रो यहाँ कॉलम बना देगा, ये वाला रो यहाँ कॉलम बना देगा। ठीक है, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दो चाहे कॉलम को रो में बना दो, बात सेम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स ए आपको दिया गया और कहा जा रहा है कि इसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे और कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, लेट A इज इक्वल AIJ। ठीक है, क्या है, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब क्या है, ये n ऑर्डर का है, मतलब n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कितनी भी ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। एंड अब इसके जो AIJ है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, CIJ क्या लेट करेंगे कि CIJ क्या है, AIJ यानी कि इस एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर होगा। तो लिखेंगे CIJ बी द कोफैक्टर ऑफ AIJ इन A। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होंगे उन्हीं के नाम से होंगे, A11 का C11, A22 का C12, A13 का C13। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके क्या करेंगे, कोफैक्टर का बनाएंगे एक मैट्रिक्स। ठीक है,
तो चलो पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं, है ना। ये तो आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा एडजॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, उससे हम लोग करेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट बन रहा होगा जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और यहाँ पर क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, लिख लेना कि लेट Cij be the cofactor of Aij in A, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके जितने भी एलिमेंट है उन सभी के कोफैक्टर को हम Cij से डिनोट करेंगे, है ना। देन अब देखो क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देन कोफैक्टर ऑफ ए, अब कोफैक्टर ऑफ ए जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लाइन से उनके लिए मतलब छोटा सा एक बना लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन से फाइंड करो। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सबसे पहले C11, फिर C12, फिर C13। इसके लिए स्पेस दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व करने में भी थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, है ना। फिर C12, फिर C21, C22 और C23। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये आ जाएगा 31 और 32 और C33, ठीक है। देखो कोफैक्टर कैसे फाइंड किया जाएगा, एक चीज जानो, जहां पर 1 1 है वहां प्लस रहेगा, जहां 1 2 है वहां पे माइनस अपने आप लगा लो सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये हमने प्लस माइनस पहले आपको बता दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है या 1 2 है, ठीक है। जहां पर जिनका रो और कॉलम का सम क्या होगा, एक ऑर्डर नंबर होगा, वहां पर माइनस आपको लगाना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बाकी कहीं माइनस नहीं, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। अब इसमें कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर गंदगी ना बचे इसलिए हम इसको साइड में लिख लेते हैं, है ना। 1 2 -1 1 1 2 और 1 -3 और 1। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यही वाली मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी, हमने इसको यहाँ लिख लिया है ताकि हमारे पास अगर कुछ मिस होता है, मान लो यहाँ पर लाइन अगर खींच रहा हो माइनस प्लस में कुछ दिक्कत हो जाए, वो गायब हो जाए तो हमको दिक्कत हो सकती है ना। देखो अब जब C11 फाइंड करेंगे, C11 का मतलब क्या है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, इस वाले एलिमेंट का जब कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से क्रॉस करो, ये 4 बच रहा है, तो इन चारों एलिमेंट को यहाँ नोट कर लो। 1 2 -3 1 1 2 -3 और 1, है ना। इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो 1 का 1 में 1 -2 3 जा 6, यहाँ पे माइनस पहले से लिखा -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 1 और +6 यानी कि ये आएगा 7। C11 कितना आ गया, C11 आ गया हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप C12 फाइंड करो, जब C12 फाइंड करोगे यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, हमने यहाँ पर पहले से माइनस लगा रखा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से क्रॉस करो, यहाँ से क्रॉस करो, ये और ये बच रहा है, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, लिखोगे 2 -3 1 -1 और 1, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस, देखो 3 1 जा 3, दोनों माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 1 जा 3 ये आ जाएगा, तो 2 में से 3 चला गया -1 और बाहर माइनस पहले से लगा तो ये आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारे पास C12 आ गया, है ना। अब हम बात करेंगे C13 की। C13 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से लाइन खींचो, ये 4 बच रहा है तो इसको यहाँ नोट करो, 2 -1 1 और 2, ठीक है। सॉल्व करो, 2 2 जा 4 -1 का 1 में -1, तो ये हो जाएगा 4 और +1 यानी कि 5, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, तो C11 C12 C13 7 1 और 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इनको फाइंड कर, सारे पहले कोफैक्टर सारे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी C21 तो C21 जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस हमने लगा लिया,
ठीक है, क्या करोगे, ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, यानी कि इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, क्या बच रहा है, ये चारों, 1 1 2 और 1, ठीक है, 1 1 2 और 1 ये बच रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ इसके, इसमें 1 का 1 में 1, -2 का 1 में 2, ठीक है। लेस करोगे -1 आएगा, तो माइनस पहले से लगा है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 2 फाइंड करोगे, जब इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे कि ये हाइड करो, ये हाइड करो, क्या बचेगा, ये ये और ये बचेगा। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 -1 1 ये आया। 1 का 1 में कराओगे तो 1 आएगा, -1 का 1 में कराओगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा +1, ऐड करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 2 3 पे, ठीक है, C23 का मतलब है इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, है ना। जब इसका फाइंड करोगे, इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो यहाँ माइनस लगेगा, पहले से लगा रखा है, क्रॉस किया ये और ये, क्या बच रहा, 1 1 -1 2, ठीक है, क्या बच रहा है, 1 1 -1 और 2 ये बच रहा है, ठीक है। सॉल्व करो जरा, माइनस लगाओ, 2 1 जा 2, -1 का 1 में -1, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस का 2 है, सॉरी ये माइनस तो बाहर लगा, 2 है और ये +1 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 है तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, C23 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे C31 की बात करेंगे, है ना, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। जब इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, क्या बच रहा है, ये 4 बच रहा है, 1 1 1 -3, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, है ना, 1 1 1 -3, ठीक। तो यहाँ लिख दोगे क्या, 1 1 1 और -3, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो जरा। सॉल्व करोगे -3 का 1 में कराओगे -3, -1 का 1 में ये, तो ये हो जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे C32 की। जब इसका कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस करो, ये क्रॉस करो, क्या बचेगा, ये और ये, 1 2 1 -3, ठीक है। तो 1 2 1 और -3, और जब C32 फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो माइनस पहले से ही बाहर लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो इसका एलिमेंट है, ये और ये बच रहा, हाँ इनमें से इसमें माइनस था, ये देखो माइनस, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व करो, 3 1 जा -3, -2 का 1 में 2, 3 और 2 क्या हो गया, -5, बाहर भी माइनस लगा तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया C32। अब लास्ट हमें फाइंड करना है ये वाले का, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। जब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे तो ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, क्या बच रहा, ये 4 बच रहे हैं, ये 4, है ना, 1 1 2 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 1 2 और 1, ये बच रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, और यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा, इसको सॉल्व करो तो 1 का 1 में 1 -2 का 1 में 2, लेस करो -1 आ गया, क्या आ गया, -1, ठीक। तो अब हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड कर लिए, ठीक है। देखो सारे कोफैक्टर लाइन से हैं और सबके साइन भी यहाँ पर इक्वल है, मतलब कि सबके साइन भी हमने सही से निकाल लिए, है ना। तो सबके कोफैक्टर आ गए। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इन सभी के कोफैक्टर का ट्रांसपोज वाला, है ना। इन सभी कोफैक्टर को मिलाकर जो एक मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि फाइंड तो हमको एडजॉइंट तो करना है ना, इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है ताकि हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकें। देन हमारा आंसर आने वाला है, बस एक स्टेप, 2 स्टेप बाकी है, ठीक है। क्या है, देखो जरा, देन यहाँ लास्ट में लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, अब जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं सभी के, उन सबको लाइन से लिख दो। C11 क्या है, 7 है, C12 क्या है, 1 है, 7 1, और C13 क्या है, 5, ठीक है, ये तीनों आ गए। C21 क्या है, 1, 22 क्या है, 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और C23 क्या है, -3, ठीक है। अब इधर आओ, C31 क्या है, -4 है, ठीक है, ये क्या है, 5 है, -4 5, और C33 क्या, -1 है, ठीक है, ये आ गया। तो हमने क्या किया, कोफैक्टर को मिला के एक मैट्रिक्स बना दी है। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हमने टी लगा दिया, इसका ट्रांसपोज जो आएगा वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, है ना। देन इसका ट्रांसपोज कर दो, तब
तब जो हमारा एडजॉइंट ए है वो आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 7 1 5 और 1 2 -3 1 2 -3 और ये हो जाएगा माइनस का 4 5 और -1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना। जब कभी बेसिक कॉन्सेप्ट से किसी एक क्वेश्चन को बताते हैं तो समझ लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक स्टेप को आपको समझाना होता है ना। तो जिसको लेंदी लग रहा है वो इसको आराम से देखे, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एडजॉइंट इसमें ही समझ में आ जाएगा कि एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स जिसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है उसके सभी एलिमेंट्स का क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड कर लेना है, जहाँ यहाँ पर जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से, ठीक है। जब यहाँ पर सारे कोफैक्टर फाइंड हो जाएंगे तो उन सभी कोफैक्टर को मिला करके एक मैट्रिक्स बना देनी है ना। उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज कर दोगे, उस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना, तो वही क्या होगा, एडजॉइंट होगा। तो एडजॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करके इसकी रो को हमने क्या किया, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब कन्वर्ट कर दिया तो ट्रांसपोज निकला और यही हमारा क्या है, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या जाना, हमने जाना सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको एडजॉइंट बहुत जगह काम आने वाला है। तो यहाँ पर एडजॉइंट का आपने बेसिक समझ लिया, अब आगे इसके एडजॉइंट के कुछ क्वेश्चन करा देंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो डाउट आते हैं, जब क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करते हैं उसमें कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, देखो, और जहां नहीं समझ में आया उसको बैक करके देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे डाउट है तो उसको कमेंट करके बताओ, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जिस भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर मुझे इस बारे में जानना है। तब तक के लिए इसको देखते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।